इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में बड़ी गहराई से। इसमें उसके सभी टाइप, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। हर एक चीज की आपको हिंदी मिलेगी इस लेक्चर में, और कंप्लीट रूल्स मिलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में, A to Z, बेसिक टू एडवांस लेवल के हम लोग देखेंगे। टोटल मैं इस सीरीज में 20 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको बड़ी गहराई से चीजें देखने को मिलेंगी। और इसमें ऑलरेडी मैं 7 वीडियोस दे चुका हूँ, और ये 8 नंबर का वीडियो है। अगर सारे लेक्चर्स की आप PDF चाहते हैं A4 साइज में प्रिंटेबल, तो आप जा करके उपहार क्लासेस ऐप पर जाना। उपहार क्लासेस नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा रैने मार्टिन, माइकल स्वान, एसपी कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हो, अवेलेबल है। यूट्यूब पर 400 से ज़्यादा क्लासेस जो दे रखी हैं बेसिक टू एडवांस ग्रामर की, उसकी PDF चाहते हो कंप्लीट कोर्स की प्रिंटेबल फॉर्म में, वो भी आपको मिल जाएंगी। एक बार ऐप पर जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिक्स्ड प्रपोर्शन की सीरीज पूरी मिल जाएगी, आपको जा करके डाउनलोड कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में। सब कुछ देखेंगे बड़ी गहराई से। एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह होता है। दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव, जिसके शुरुआत का जो शब्द होता है, जो ग्रुप होता है, वो इन्फिनेटिव होता है, जिसमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई होती है। हो सकता है कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव आपको देखने मिले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसका एक ग्रुप बना हुआ होता है। ये इसका पैटर्न होता है। या तो टू होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें इस वर्ब के साथ में अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या उसका एक अपना मॉडिफायर हो सकता है। इन्फिनेटिव फ्रेज कंप्लीट ग्रामर के अंदर किसी नाउन की तरह, किसी एडजेक्टिव की तरह, या किसी एडवर्ब की तरह सेंटेंस में काम करता है। हर एक चीज की हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है। अब पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज को डिस्कस करने से पहले, ताकि हम चीजों को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये पूरा एक सिनॉप्सिस है आपका इस लेक्चर का। इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, लेकिन एक्सेप्शंस में टू कभी कभी हट भी जाता है। जैसे इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे टू ईट है, टू लर्न है, टू प्ले है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ऐसे इन्फिनेटिव के अंदर, ठीक है, ऐसे इन्फिनेटिव के अंदर जो है उसके ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर वगैरह हो सकते हैं। ये किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। इन्फिनेटिव फ्रेज में खुद इन्फिनेटिव जो है वो हेड वर्ड होता है, यानी कि सेंट्रल वर्ड होता है। बाकी उसमें मॉडिफायर ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। जिस तरह से जेरंड काम करता है, ठीक है, लेकिन उससे ये अलग काम करता है। ये जेरंड्स के ऐसे काम नहीं करता है। इन्फिनेटिव कैन डिस्क्राइब पर्पस और इंटेंशन। जेरंड ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव ये भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है? ये पर्पस और इंटेंशन को बता सकता है। जेरंड तो नाउन की तरह ही काम करता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। पहले हम बात करते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसको और गहराई से आगे चल करके देखेंगे। जैसे कि एज अ नाउन, किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करना, यानी कि सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे? या एडजेक्टिव तरह। देखते हैं कैसे। टू रीड बुक्स इज माई हॉबी। किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। तो हम ध्यान दें, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो कुछ लोग कहें सर बुक्स है, और ये यहाँ पर इच की जगह आर आना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम का या एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, लोगों को कंफ्यूज करना, कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला? यहाँ पर जो आप इस की जगह आर लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसको ग्रामर में एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा दिमाग ये कहता है कि इतने बड़े कोई फ्रेज या क्लॉज में यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाने की कोशिश करते हैं, जो बुक की बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं।
वर्ब की डिमांड क्या होती है? वर्ब हमेशा ये कहती है कि मैं अगर आऊंगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आऊंगी, सब्जेक्ट या डूअर, इसके अलावा किसी को वर्ब फॉलो नहीं करती है। अब इसी जगह पर अगर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, एडवर्ब लिख दूं, एडजेक्टिव लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसको केवल और केवल सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट का जो भी काम करता है, चाहे जेरंड हो, इन्फिनेटिव हो, नाउन फ्रेज हो, क्लॉज हो, वो सब्जेक्ट होना चाहिए ओवरऑल, तो ही वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर अदरवाइज कुछ और आ सकता है, यानी कि ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बात को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं ऐसे, तो आप ध्यान दें, सेंटेंस क्या है? टू रीड इज माई हॉबिट, हैबिट, सॉरी हॉबी, पढ़ना मेरी हॉबी है। तो ये जो इज है वो हॉबी के अकॉर्डिंग आया है। अब जो नॉन फाइनल वर्ब्स होते हैं, इनके दो फीचर्स होती हैं। एक तो वो जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट का, और दूसरा फीचर उसका हमेशा होता है जिसको मैं बोलता हूँ सेमी वर्ब्स। ये बेसिकली सेमी वर्ब्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर वर्ब्स का भी फीचर होता है। तो ये वर्ब है, इसकी वजह से ये अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी लाई है। अब मुझे बताइए, इस इज को मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊं क्या? आप कहोगे नहीं सर। तो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव या जेरंड हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वर्ब हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं, इज ही करेंगे। क्लियर? इसका फुल फॉर्म कैसे बन सकता है? द एक्शन ऑफ रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी। किताबें पढ़ना मेरा शौक है, या किताबों को पढ़ना मेरा शौक है। एक और एग्जांपल देखिए, सी वॉन्ट्स वॉट। तो यहाँ से वॉट से क्वेश्चन किया तो निकल के आया टू लर्न। तो ये टू लर्न जो है बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट है इस वर्क का। तो फिर एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, लर्न वॉट। तो वर्ब होने के कारण इसका खुद का भी एक अपना ऑब्जेक्ट आया है। तो यानी कि इन्फिनेटिव जो फंक्शन करता है वो तो करता ही है, अपना ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी, मॉडिफायर भी ला सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर टू रीड बुक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। और यहाँ पर जो वांट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो टू लर्न फ्रेंच है, जो कि एक फ्रेज है। उस फ्रेज को ब्रेक करेंगे तो उसमें एक इन्फिनेटिव है, उसका खुद का ऑब्जेक्ट है। जब ब्रेक करते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। अब इसको हम अगर फुल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सी हैज अ डिजायर, डिजायर एक नाउन है, टू लर्न फ्रेंच। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी ब्रेक करें तो डिजायर के लिए जो इन्फिनेटिव फ्रेज आया है ये वाला, अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये डिजायर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? दूसरा फंक्शन इसका देखते हैं, एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? एक नाउन है। टू कंप्लीट बाय टुमारो, मेरे पास प्रोजेक्ट, मुझे पास प्रोजेक्ट है जो कि कल तक पूरा करना है। तो ये फ्रेज जो है वो इस नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। अब नाउन के बारे में जो चीज जानकारी देती है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट के लिए मॉडिफायर का काम कर रहा है ये नाउन फ्रेज। तो मॉडिफायर कौन होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? आई हैव अ प्रोजेक्ट दैट आई नीड टू कंप्लीट बाय टुमारो, मेरे पास एक परियोजना है जो मुझे कल तक पूरी करनी है। एक और एग्जांपल देखिए, सी इज द राइट पर्सन। अब ये द राइट पर्सन क्या है? हमारा नाउन है। टू आस्क फॉर हेल्प, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि इस पर्सन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली। पर्सन क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये तो डिटरमिनर हो गया, ये तो एडजेक्टिव हो गया। एक्चुअल में तो ये आपका है ना नाउन, लेकिन समस्या क्या है कि ये एक फ्रेज के तौर पर रखा हुआ है इस तरह से। तो ये नाउन फ्रेज जो है इस इन्फिनेटिव फ्रेज की वजह से मॉडिफाई हो रहा है इस फ्रेज के द्वारा। फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी इज द राइट पर्सन whom यू कैन अप्रोच फॉर हेल्प। बहुत से लोग इन्फिनेटिव फ्रेज को फुल फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए इसको ऐसे हम कर सकते हैं।
थर्ड इसका यूज देखते हैं एज एन एडवर्ब, किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करना। एडवर्ब क्या होता है? जो वाई का रिप्लाई करता है, जो हाउ का रिप्लाई करता है ना? बहुत सारे अलग चीज होते हैं, क्यों या कैसे के तौर पर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो यूज किया जाता है। वहां पर वो एडवर्ब का काम करता है। जैसे कि सी ही लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चला गया। वह जल्दी क्यों चला गया? टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। ये बेसिकली ये फ्रेज जो पर्पस बता रहा है, ये फ्रेज जो पर्पस बता रहा है जल्दी निकलने का इस वर्क के लिए। अब वर्ब के लिए जो शब्द आते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि वाई का रिप्लाई है और साथ ही साथ मॉडिफाई कर रहा है लेफ्ट वर्ब को और दिखा रहा है पर्पस। फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पर्पस बताने के लिए हमें वाई बिकॉज लगा सकते हैं, क्योंकि वाई जो है वो उसका रिप्लाई बिकॉज से निकलता है। ही लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चला गया क्योंकि ही वॉन्टेड टू कैच द ट्रेन, क्योंकि वह ट्रेन को जल्दी पकड़ना चाहता था। एक और देखिए, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। वह कठिन परिश्रम क्यों करती है? वाई, वाई डज सी वर्क हार्ड? तो आंसर आया टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने की वजह से। तो ये वाई का रिप्लाई कर रहा है कि क्यों, ये बेसिकली रीजन बता रहा है, पर्पस नहीं बता रहा, रीजन बता रहा है। तो ये वर्क्स हार्ड जो है, यानी कि वर्क्स बेसिकली उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, रीजन बता रहा है। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? वाई आ गया तो हमें फिर से बिकॉज लगाना पड़ेगा। सी वर्क्स हार्ड बिकॉज सी वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ। इस तरह से वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह जीवन में सफल हो सके। हम चाहे तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज समझ में आ जाए। जैसे कि टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड, ये आपका इतना ऐसा इन्फिनेटिव है, ये इसका खुद का एक वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे पूरे को इन्फिनेटिव फ्रेज। इज हिज ड्रीम, यानी पूरे संसार का भ्रमण करना उसका सपना है। तो ये यहाँ पर इज का सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा फ्रेज। हिज ड्रीम इज टू ट्रेवल द वर्ल्ड, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, उसका सपना है पूरा, यानी कि उस पूरी दुनिया घूमना उसका सपना है। अगला, आई होप, आई होप वॉट? तो आंसर आया टू मीट, टू मीट होम, आंसर आया यू सून। तो यहां से टू मीट यू सून ऑब्जेक्ट, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि होप के वर्ड का रिप्लाई दे रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है उस नाउन, यानी कि बेसिकली नाउन की तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस होप का। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? आई हैव अ होप टू मीट यू सून, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। अब यहाँ पर होप जो है वो एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो हम अलग अलग तरह से चीजों को समझ सकते हैं। अगला, सी हैज सम वर्क, उसके पास कुछ काम है। तो सम वर्क नाउन है, नाउन के लिए, यानी कि इस नाउन के लिए क्या है? टू फिनिश बिफोर लंच, कुछ काम, उसके पास कुछ काम है, लंच से फिनिश, लंच से पहले उसको फिनिश भी करना है। तो सम वर्क किस टाइप का है? टू फिनिश बिफोर लंच, किस टाइप का काम है? जो लंच से पहले खत्म करने वाला है। तो जो वर्क है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज। क्लियर? फुल फॉर्म में देखिए, सी हैज सम वर्क दैट शी नीड्स टू फिनिश बिफोर लंच, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके पास कुछ काम है जो उसे दोपहर के खाने से पहले पूरा करना है। फिर एक और देखते हैं, ही स्टडीज हार्ड, वह मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता है स्टडी में। तो स्टडी क्यों करता है? टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ये बेसिकली पर्पस बता रहा है इस स्टडी का। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, यानी कि बेसिकली इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, पर्पस बता रहा है स्टडीज का। तो हम यहाँ पे सो दैट लगा सकते हैं, ताकि के अर्थ में बिकॉज लगा सकते हैं। सी सॉरी ही स्टडीज हार्ड सो दैट, ताकि ही कैन गेट गुड मार्क्स, पर्पस बनाने के लिए हम सो दैट का भी यूज कर सकते हैं।
वह कड़ी मेहनत करता ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दे वेंट टू द स्टोर। अब स्टोर वह गए। अब सोच रहे हो आप भी, अब आपको क्या सोचना है, देखो यहाँ पर ध्यान से कि सर यहाँ पर स्टोर आया है और स्टोर के बगल में इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है स्टोर के लिए, ऐसा नहीं है। हमें सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये किसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। दे वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरीज। वह स्टोर किस टाइप का, ग्रोसरी बाई करने के लिए, तो ठीक है, लेकिन गए क्यों? तो ये वाई का रिप्लाई मांग रहा है कि वो स्टोर गए क्यों, तो आंसर है टू बाय ग्रोसरीज। तो ये इसके लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। रीजन बताया जा रहा है जाने का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों गए, इस तरह से। फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दे वेंट टू द स्टोर बिकॉज दे नीडेड टू बाय ग्रोसरीज, क्योंकि उनको कुछ सामान खरीदना था। तो इस तरह से हमने अपना इन्फिनेटिव फ्रेज भी कन्वर्ट कर लिया है कंप्लीट के फॉर्म में। और ये कंप्लीट होने के बाद हम इसका बाद नया फ्रेज देखेंगे और एक एक चीज को बड़ी गहराई से देखेंगे। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, रेना मार्टिन, माइकल स्वान, एस बख्शी की कंप्लीट कोर्सेज ऐप पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो भी पढ़ा रहा हूँ बाइलिंगुअल फॉर्म में है, A4 साइज में है, उनको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। पढ़िए, समझिए और चीजों को और अच्छी तरह से ग्रास्प कीजिए।